ओके, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9 के लिए, जिसमें चैप्टर नंबर 1 मैटर सराउंडिंग अस का सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो देखने से पहले आपके पास में नोटबुक रख लें, है ना, और पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन का वो आप नोटबुक में लिखते जाएँ। एंड एक बार मैटर सराउंडिंग अस जो चैप्टर है एक बार रीड कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। Now the question number 1. Which one of the following sets of phenomena would increase on the rising the temperature? कौन सी phenomena ऐसी है जो कि टेम्परेचर के बढ़ने पे बढ़ने लगती है? डिफ्यूज़न, इवोपरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। ऑप्शन नंबर बी इवोपरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इवोपरेशन, डिफ्यूज़न, एक्सपांसन ऑफ गैसेस। ऑप्शन नंबर डी इवोपरेशन, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूज़न, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। चूज द ऑप्शन नाउ। Okay, now the right answer for this question is option number C, इवोपोरेशन, डिफ्यूज़न एंड एक्सपांसन ऑफ गैसेस। अब इवोपोरेशन है तो उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी लिक्विड इवोपोरेट होगा, तो टेम्परेचर से ये चेंज होता है। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, जैसे गैस के जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन मोलिकुलर की मूवमेंट है। तो आपको पता है जैसे आप टेम्परेचर रेज करोगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वो मोलिक्यूल्स को थोड़ा फास्ट मूवमेंट में मदद करेगी। एक्सपांसन ऑफ गैसेस, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप टेम्परेचर रेज करोगे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है पार्टिकल का इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। इसकी वजह से एक्सपांसन ऑफ गैसेस भी बढ़ेगा। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. Seema visited a natural gas compressing unit and found that the gas can be liquefied under specific condition of the temperature and pressure. सीमा एक गर्ल है जो कि विजिट करती है एक गैस कंप्रेसिंग यूनिट में, और उन्होंने पता किया कि जो एक स्पेसिफिक कंडीशन है उसी के अंदर में स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे ही जो गैस है वो लिक्विफाई हो सकती है। एंड वाइल शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स शी गॉट कन्फ्यूज्ड। अपने फ्रेंड के साथ जब वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली होगी उस टाइम पे वो कंफ्यूज हो गई सीमा कि क्या था, मतलब कौन सी कंडीशन थी ऐसी। तो हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशन। तो आपको बताना है कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन में जो गैस है आपका वो लिक्विफाई हो सकता है। ऑप्शन ए लो टेम्परेचर लो प्रेशर, ऑप्शन बी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ऑप्शन सी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ऑप्शन डी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। चूज द ऑप्शन नाउ। Now the right answer for this question is option number C, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। कोई भी गैस को अगर आपको लिक्विफाई करना है तो टेम्परेचर उसका लो होना चाहिए और प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। देखो एक सिंपल सी बात है, जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, बट यहाँ पे बात हो रही है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होने की, यानी अपोजिट। तो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर कम करोगे तो जो तुम्हारा गैस है वो लिक्विफाई होगा। प्रेशर के साथ भी सेम है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर रखोगे तभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में आ पाएंगे। लो प्रेशर हुआ तो मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे, गैस गैस ही रह जाएगा। ऐसे कंडीशन में वो लिक्विफाई अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द प्रॉपर्टी ऑफ टू फ्लो इज़ यूनिक टू फ्लूइड्स। जो प्रॉपर्टी होती है फ्लो की वो यूनिक होती है फ्लूइड्स के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? फ्लूइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड, जो गैस हैं वही सिर्फ फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। ऑप्शन बी गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड, गैस के अलावा जो सॉलिड है वो भी फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। ऑप्शन नंबर सी गैस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड्स, गैस के अलावा जो लिक्विड है वो भी फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। ऑप्शन नंबर डी ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड, जो लिक्विड्स हैं वही सिर्फ फ्लूइड हैं। तो चूज योर आंसर। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इवोपोरेशन। पानी को इवोपोरेट होने से बचाता है और टेम्परेचर जो है वो कूल रखता है, दैट्स वाई। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. Few substances are arranged in increasing order of the forces of attraction between their particles. Which one of the following represents a correct arrangement? आपको बताना है जैसे ही कुछ करेक्ट ऑर्डर में रखा हुआ है सब्सटेंसेस को, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको बस सही स्टेटमेंट चूज़ करना है। ऑप्शन नंबर ए वाटर एयर एंड विंड, ऑप्शन नंबर बी एयर शुगर ऑयल, ऑप्शन नंबर सी
oxygen, water, sugar. Option number D, salt, juice and air. Choose your option now. Okay, now the right answer for this question is option number C, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर. अब देखो, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं वो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका सॉलिड के अंदर ज़्यादा होता है, लिक्विड के अंदर थोड़ा कम और गैसेस के अंदर में तो और भी कम होता है ना. तो यहाँ पे सबसे कम लिया हुआ है ऑक्सीजन को, जो कि एक गैस है. फिर धीरे से बढ़ेगा आपका वाटर में, लिक्विड की तरफ और ज़्यादा. शुगर कंपेरेटिवली सॉलिड होता है, तो इसकी वजह से शुगर के अंदर में कंपेयर टू वाटर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी. पूछा हुआ है कि आप जो डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है और सही सीक्वेंस कौन सा है. ठीक है. तो सबसे पहले 25 दिया हुआ है, तो पहला वाला 25 का ही केल्विन कन्वर्जन होना चाहिए, वो याद रखना है आपको. ठीक है. ऑप्शंस आर हियर. ए में है 298 केल्विन, 311 केल्विन, 339 केल्विन. ऑप्शन नंबर बी 298 केल्विन, 300 केल्विन, 338 केल्विन. ऑप्शन नंबर सी 237 केल्विन, 278 केल्विन और 543 केल्विन. ऑप्शन नंबर डी 298 केल्विन, 310 केल्विन एंड 338 केल्विन. चूज योर ऑप्शन नाउ. Okay, now the right answer for this question is option number A, 298 केल्विन, 311 केल्विन, 399 केल्विन. अब मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर कैसे आया. कोई भी जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है उसको अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको उसमें 273 से प्लस करना पड़ता है. ठीक है. तो 25 दिया था, उसको 273 से प्लस करोगे तो 298 हो जाएगा. 38 को 273 से प्लस करोगे तो 311 हो जाएगा. एंड 66 को 273 से प्लस करोगे तो 339 केल्विन हो जाएगा. तो दैट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7. चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग. आपको बस इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है. ठीक है. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. ये बोल रहे हैं सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट लिक्विड, तो इसको सब्लिमेशन बोलेंगे. ऑप्शन नंबर बी कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड इज कॉल्ड वेपराइजेशन. वेपर जो है आपका कन्वर्जन डायरेक्ट सॉलिड से हो रहा है तो इसको वेपराइजेशन बोलेंगे. ऐसा बोल रहा है ऑप्शन बी में. ऑप्शन नंबर सी कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड फ्रीजिंग. ऐसा बोल रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, जो गैस है वो डायरेक्ट सॉलिड हो रहा है और इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोला जाता है. ऑप्शन नंबर डी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. सॉलिड से लिक्विड का होना ही सब्लिमेशन कहा जाता है. अब आपने कन्वर्जन पढ़ रखा है तो इसका आंसर आप दे सकते हो. योर टाइम स्टार्ट. नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. है ना. सॉलिड का डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाना जो होता है उसको ही हम सब्लिमेशन कहते हैं. इसका एग्जांपल है आपका ड्राई आइस बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो इसका ऑप्शन में कैम्फर. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई ईथर, एसीटोन एंड एन बिटाइल अल्कोहल आर 335, 56 डिग्री सेल्सियस, 118 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इन केल्विन स्केल. आपको बताना है ये सीक्वेंस का केल्विन में कन्वर्ट करके. ठीक है. ऑप्शंस आर हियर 306 केल्विन, 329 केल्विन, 391 केल्विन. ऑप्शन नंबर बी 308 केल्विन, 329 केल्विन, 392 केल्विन. ऑप्शन नंबर सी 308 केल्विन, 329 केल्विन, 391 केल्विन. ऑप्शन नंबर डी 329 केल्विन, 392 केल्विन, 308 केल्विन. चूज योर ऑप्शन नाउ. The right answer for this question is option number C, 308 Kelvin, 329 Kelvin and 391 Kelvin. ओके. अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 35 में आप प्लस करोगे 273, 56 में 273 एंड 118 में 273, यू विल गेट द आंसर. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9.
विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवोपरेशन ऑफ वाटर, कौन सी कंडीशन में वाटर का इवोपरेशन इंक्रीज होगा वो आपको सिलेक्ट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर सी लेस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ द वाटर, ऑप्शन नंबर डी एट इन कॉमन सॉल्ट इनटू द वाटर। ठीक है, तो चूज योर ऑप्शन नाउ। Okay, now the right answer for this question is option number A, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। जब आप वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो ऑब्वियसली उस बात है उसके अंदर रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, कौन सी कंडीशन में हाइड्रोजन के अंदर में मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा। पहला है इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा है सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, और स्टेटमेंट नंबर सी है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड ऑप्शन नंबर डी एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर में से कोई एक सही हो, इसके अंदर में कोई दो स्टेटमेंट है जो कि सही है। किस कंडीशन के लिए, द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन वुड इंक्रीज, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो इंक्रीज होना चाहिए। आपको इस ऑर्डर में सेलेक्ट करना है ऑप्शन को। ठीक है, तो सिलेक्ट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, एक हाइड्रोजन कंटेनर के अंदर में बहुत सारे हाइड्रोजन गैस हैं, अगर आप कुछ गैस को निकाल दोगे तो ऑब्वियसली जो बचेंगे वो थोड़ी दूर दूर हो जाएंगे, तो क्या होगा, इससे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो उतना ही है बट आपने कंटेनर की साइज़ को इंक्रीज कर दिया। जैसे ही कंटेनर की साइज़ आपने बढ़ाई तो हाइड्रोजन पहले पास में स्पेस है, अब आराम से दूर दूर में रह रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो हाइड्रोजन का इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, ये 11 से क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क में पूछे जाते हैं, तो उसका 2 मार्क के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना रहेगा। A sample of water under study was found that to be 102 degree Celsius at normal temperature and pressure. Is the water pure? Will this freeze at 0 degree Celsius? पूछा हुआ है कि एक सैंपल है वाटर का जो कि बॉइलिंग पॉइंट है जिसका 0.102 डिग्री सेल्सियस, ओके, और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, तो ये वाटर प्योर है या नहीं, और ऐसा वाटर जो है वो क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो चूज योर आंसर, आपको आंसर लिख के बताना है इसके अंदर में क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलो आंसर डिस्कस कर लेते हैं इसका। अब ऐसे कंडीशन में जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो ऐसे वो बॉयल होने लगता है। ये प्योर वाटर की कंडीशन है, जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, बट यहाँ पे जो वाटर है आपका वो बॉयल ही हो रहा है 102 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऐसे कंडीशन में वो प्योर वाटर नहीं होगा, और जब प्योर वाटर नहीं है तो वो फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे आप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर water is 100 degree Celsius and melting point of water is 0 degree Celsius at 1 atmospheric pressure. So second statement लिखा हुआ है कि here the water boils at 102 degree Celsius and hence it is not pure water, the freezes temperature is below 0 degree Celsius, तो 0 के ऊपर में वो फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, now the question number 12, a student heats beaker containing ice and water, he measures the temperature of the content of the beaker as function of the time, which one of the figure would be correctly represent the result। अब ऐसे कंडीशन में आपको फिगर को देख करके आंसर बताना है। यहाँ पे आपको 4 फिगर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ABCD में अगर आप देख सकते हो तो। ठीक है, बोला हुआ है कि स्टूडेंट है जो कि बीकर के अंदर में आइस और वाटर है, ही मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड फंक्शन ऑफ द टाइम। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A अगर आपको दिख रहा है तो ऐसे कंडीशन में 100 डिग्री से 0 से 100 तक जैसे जैसे जा रहा है टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है। ऑप्शन नंबर B में देखो तो 0 से 100 डिग्री तक पहुंचा और टाइम एक फिक्स अमाउंट में इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C और D का भी आप ग्राफ देख सकते हो, तो आपको बताना है कौन सा ग्राफ इसमें से सही होगा। ठीक है, ओके, नाउ द राइट आंसर इसके अंदर में से जो है वो है ऑप्शन नंबर D। एंड ऑप्शन नंबर डी के राइट होने का जो रीज़न है वो क्या है, पहले देखो, बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर वुड बी 0, जब स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा ऐसे कंडीशन में मिक्सर का जीरो टेम्परेचर होगा, बिकॉज आपने ग्लास में आइस लिया हुआ है। ठीक है,
व्हेन द स्टूडेंट स्टार्ट हीटिंग, जैसे जैसे वो हीट करेगा, इनिशियली लेटेंट हीट विल बी यूटिलाइज। अब ऐसे कंडीशन में लेटेंट हीट जो है वो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो लेटेंट हीट को यूटिलाइज करेगा तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब तक तुम्हारा पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक के टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। हेंस द टेम्परेचर वुड नॉट चेंज सर्टेन टाइम, थोड़े टाइम के लिए वो चेंज नहीं होगा। व्हेन स्टूडेंट्स हीट मिक्सर फर्दर, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद में भी अगर वो हीट करता रहेगा तो ऐसे कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर में परफेक्ट यही ग्राफ दिया हुआ है। पहले टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट, फिर उसके बाद में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज़ करेक्ट। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन के अंदर में आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स के हम डायरेक्ट आंसर करते हैं। पहले मैं फिल इन द ब्लैंक्स आपको बता देता हूँ, फिर आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, देन आपको राइट आंसर चैट सेक्शन में लिखना रहेगा, ठीक है। ओके, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू अ डैश इफेक्ट। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कूलिंग। इसके अंदर में कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर बी, एट रूम टेम्परेचर द forces of attraction between the particle of solid substances are then those to exist in the gaseous state। आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूछा है सॉलिड और गैस को कंपेयर करके, ठीक है। तो आपको सही आंसर बताना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्गर। जैसे ही तुम्हारा टेम्परेचर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड का है वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू द गैसेस स्टेट के, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज लेस इन ऑर्डर डैश स्टेट, हाउएवर देयर इज़ नो ऑर्डर इन डैश स्टेट। आपको बताना है कि जो आपका अरेंजमेंट है पार्टिकल का वो कौन से ऑर्डर में होता है, कौन कौन से स्टेटमेंट में। तो कम ऑर्डर होता है जिसमें वो बताना है, और जिसके अंदर में बिल्कुल ऑर्डर नहीं होता ये बताना है, ठीक है। तो चूज योर ऑप्शन नाउ। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लिक्विड ऐसा है जिसके अंदर में लेस ऑर्डर है, और गैस ऐसा है जिसके अंदर में बिल्कुल ऑर्डर नहीं है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर डी। द क्वेश्चन नंबर डी सजेस्ट दैट कि डैश इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू वेपर स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द डैश स्टेट। तो कौन सा प्रोसेस का नाम है जिसका सॉलिड जहाँ पे डायरेक्ट वेपराइज हो जाता है विदाउट किसी दूसरे स्टेट में जाने के। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स को ध्यान से समझना है और बताना है कि दोनों फिलअप्स में क्या आएंगे। ओके, चूज योर ऑप्शन नाउ। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सब्लिमेशन एंड लिक्विड। तो जो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन इज चेंज ऑफ सॉलिड टू डायरेक्टली वेपर। सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू सॉलिड डायरेक्ट वेपराइज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर ई, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द गैसेस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसी फिनोमेना जिसके अंदर में लिक्विड आपका गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही, उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे ये आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो चूज योर आंसर नाउ। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इवेपोरेशन, है ना। इवेपोरेशन ऐसा है जिसके अंदर में लिक्विड जो है आपका वो डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम में ही, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फिजिकल क्वांटिटीज इन गिवन कॉलम ए टू देयर एसआई यूनिट्स इन कॉलम बी। अलग अलग एसआई यूनिट्स हैं और अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको दिया हुआ है ए कॉलम में और उसकी जो एसआई यूनिट है वो दी हुई है बी कॉलम में। एंड दे आर आस्किंग कि आपको ए कॉलम से बी कॉलम को प्रेजेंट करना है, मैच करना है और उसके एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग में उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू द टाइम। आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो इसको, ए को 1 में, बी को 2 में, ऐसे करके डायरेक्ट, है ना। तो जो जो आपको आ रहे हैं 1 बाय 1 आप आंसर करते जाओ, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। द राइट आंसर फॉर द ए, द प्रेशर के लिए जो आपका राइट आंसर है दैट विल बी
पास्कल, जो प्रेशर की एसआई यूनिट है वो क्या है, पास्कल है, ठीक है, या सही था आपका। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए जो एसआई यूनिट है वो आ जाएगी आपकी केल्विन। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है आपके, केल्विन। तो एक एक करके आप याद करते जाना इसको, ठीक है। प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल, टेम्परेचर के लिए एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, केल्विन जिसमें टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं। थर्ड वन इज़ डेंसिटी, डेंसिटी को हम मेज़र करेंगे किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, है ना, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ऐसा इसलिए है बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपन वॉल्यूम। तो मास का ऐसा यूनिट हो जाता है किलोग्राम, और मीटर क्यूब हो जाता है किसका, वॉल्यूम का। तो टोटल फार्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब को ही बोलेंगे यहाँ पे। वॉल्यूम के लिए मास के लिए जो ऐसा यूनिट है दैट विल बी किलोग्राम। मास का ऐसा यूनिट क्या होगा आपका, किलोग्राम, ठीक है। एंड वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होगा मीटर क्यूब, और यू कैन से क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये पांच फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। प्रेशर के लिए आपका है पास्कल, टेम्परेचर के लिए है केल्विन, डेंसिटी के लिए है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मास के लिए है किलोग्राम, एंड वॉल्यूम के लिए है क्यूबिक मीटर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम। 15th क्वेश्चन के अंदर में क्या है देख लो एक बार, रीड करते हैं इसको। द नॉन एसआई यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन कॉलम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। जो ए है आपका वो यह है नॉन एसआई यूनिट, और दूसरा बी कॉलम है वो एसआई यूनिट है। इस बार आपको फिजिकल क्वांटिटी नहीं दी है, एसआई यूनिट दी है और नॉन एसआई यूनिट दी है। जो नॉन एसआई यूनिट है वो आपकी सीजीएस यूनिट हो सकती है या फिर एमकेएस यूनिट हो सकती है। अलग अलग यूनिट्स है जिसमें हम आपकी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो आपको बस बताना है कि कौन कौन से क्वांटिटीज़ एक दूसरे से मैच होते हैं। तो यानी जैसे कोई भी चीज़ है उसको मेज़र करने के लिए सेम चीज़ों का इस्तेमाल होता है बट अलग अलग क्वांटिटी में। एसआई यूनिट अलग है और दूसरी यूनिट अलग है। तो चूज़ योर आंसर नाउ। ओके, नाउ द यहाँ पे जो ए कॉलम है उसके अंदर में डिग्री सेल्सियस, सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बार, मिलीग्राम ये सब दिया हुआ है, और किलोग्राम, पास्कल, मीटर, केल्विन, किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये सब बी कॉलम में दिया हुआ है। तो 1 बाय 1 इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको, देख लीजिए, है ना। जो ए है कंडीशन इसका होगा डिग्री सेल्सियस का केल्विन। डिग्री सेल्सियस को आप किस में ऐड करोगे, केल्विन, बिकॉज डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं एंड केल्विन से भी आप टेम्परेचर को ही मेज़र करते हो, दैट्स वाई। सेंटीमीटर का हो जाएगा मीटर। मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही एक डिस्टेंस के एसआई यूनिट है, ठीक है। सेंटीमीटर तो नहीं है, सेंटीमीटर डिस्टेंस की सीएचएस यूनिट है और मीटर इज एसआई यूनिट। तो सेम चीज़ मेज़र करते हैं, दैट्स वाई ये दोनों साथ में आएंगे। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ग्राम का किलोग्राम और सेंटीमीटर का मीटर क्यूब, ऐसे इट इज़ रहेगा यहाँ पे। बार जो है वो प्रेशर करने के मेज़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल। बार और पास्कल दोनों सेम है, ठीक है। मिलीग्राम है वो आ जाएगा किस में, किलोग्राम में। मिलीग्राम है उसका ऐसा यूनिट तो नहीं है ये, है ना। किलोग्राम क्या है, ऐसा यूनिट है किसके लिए, मास के लिए, ओके। 16 क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका है, अलग से वीडियो बना दिया हुआ है मैंने, और जो कि आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों सेम क्यों है उसके बारे में है वो, तो वो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 डायरेक्टली। अब ये 17 है, इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। अलग अलग प्रोसेस होंगी जिसके अंदर में आपको बताना है कि उसमें ऑस्मोसिस होगा या फिर डिफ्यूज़न होगा, ठीक है। ए है स्वेलिंग अप इनटू रेजिन, कीप इन वाटर। तो चूज योर आंसर नाउ। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑस्मोसिस, है ना। जब आपका रेजिन जो है वो वाटर के अंदर है और वो स्वेलिंग अप हो रहा है, यानी वाटर इनसाइड जा रहा है उसके अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग। जब आप छींकते हो तो उसके अंदर में वायरस जो है फैल जाते हैं। अगर आपको पहले से वायरल फीवर या फिर वायरल कोल्ड हो रखा है तब ऐसे कंडीशन में जो स्प्रेडिंग ऑफ वायरसेस है वो कौन सी प्रोसेस होगी, ऑस्मोसिस या डिफ्यूज़न, ये आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सेलेक्ट करो आप। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ डिफ्यूज़न, बिकॉज स्प्रेडिंग ऑफ वायरस किसी मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं हो रहा, वो ओपन एयर में हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे डिफ्यूज़न आएगा, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर सी,
अर्थवर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कॉमन सॉल्ट, जो अर्थवर्म है उसके आसपास में अगर आपने कॉमन सॉल्ट ऐड कर दिया तो ऐसे कंडीशन में उसकी डेथ होने लगती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में से आपको सेलेक्ट करना है। तो थिंक अबाउट इट एंड राइट डाउन द राइट आंसर। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑस्मोसिस, बिकॉज अर्थवर्म के ऊपर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी और इसकी वजह से ही जो उसका वाटर है वो उस मेम्ब्रेन के बाहर आएगा, है ना, मेम्ब्रेन आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, ऑस्मोसिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन अ थिक शुगर सिरप। बहुत ज़्यादा जो थिक शुगर सिरप है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन है शुगर का, ऐसे कंडीशन में अगर आप ग्रेप्स को ऐड कर देते हो तो जो ग्रेप्स है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है ना, छोटा होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में वो ऑस्मोसिस होगा या डिफ्यूज़न, ये आपको बताना है। चूज़ और ऑप्शन नाउ। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑस्मोसिस। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑस्मोसिस, बिकॉज ग्रेप्स के भी आउटर मोस्ट लेयर में एक मेम्ब्रेन होती है, दैट्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई प्रिजर्विंग पिकल्स इन सॉल्ट। सॉल्ट के अंदर में जो पिकल्स जो होते हैं उसको प्रिजर्व करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वो ऑस्मोसिस है या फिर डिफ्यूज़न है। ठीक है, चूज योर आंसर नाउ। नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑस्मोसिस। पिकल्स जो है वो सॉल्ट के अंदर प्रिजर्व किए जाते हैं, ऑस्मोसिस इसका रीज़न आएगा। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बीइंग बेक्ड थ्रू द हाउस। केक को बेक करने की जो प्रोसेस है उसके अंदर में उसकी जो स्मेल है हर तरफ में फैल रही है बेकिंग की, तो ये जो स्मेल का फैलना है चारों तरफ, ये क्या है, ऑस्मोसिस है या फिर डिफ्यूज़न है, ये आपको सेलेक्ट करना है। चूज इट नाउ। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ डिफ्यूज़न, बिकॉज यहाँ पे जो आपका गैस है वो चारों तरफ में फैला हुआ है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है बीच में, तो इसकी वजह से यहाँ पे डिफ्यूज़न आएगा, बिकॉज वो डायरेक्टली फैल रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वेटिक एनिमल यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के थ्रू एंटर ले लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे या फिर डिफ्यूज़न बोलेंगे, ये आपको सेलेक्ट करके बताना है। तो चूज इट नाउ। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ डिफ्यूज़न। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न ही आएगा, बिकॉज जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो भी कहाँ पे है, पानी के अंदर है और पानी ओपनली है। ठीक है, फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में अगले एग्जाम्पलर में। आपको यहाँ पे एग्जाम्पलर की प्लेलिस्ट दिख रही होगी, है ना, जो कि 3 चैप्टर के एग्जाम्पलर पहले से हो रखे हैं, बाकी का एग्जाम्पलर का वीडियो जल्दी ही आएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।